नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक। देखिए, इससे पहले हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 में से अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हमने अपनी लास्ट कविता जो पढ़ी थी वो थी दीवानों की हस्ती। और उसमें हमने अपने लास्ट सेशन में एक चैप्टर को कंप्लीट करके आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप घर से उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करके लाएंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आपके व्याकरण का पाठ, क्योंकि देखिए दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। अभी आपके यूनिट टेस्ट भी होंगे, उसके बाद आपके हाफ ईयरली भी आएंगे, तो दोनों चीजें हम साथ में लेकर चलेंगे। व्याकरण में हमने शुरुआत में यहाँ पर भाषा, जो आपका पहला चैप्टर होता है व्याकरण का, भाषा, लिपि और व्याकरण, वो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना था, भाषा के रूपों के बारे में जाना था, लिपि के बारे में जाना था और व्याकरण के बारे में जाना था। तो लास्ट में हमने व्याकरण टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर में व्याकरण के, तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार कौन सा टॉपिक होता है? जिसमें हम वर्णों की जो आकृति है, आकार है, बनावट है और उनका उच्चारण है, उस पर हम ध्यान देते हैं वर्ण विचार में। अब वर्ण क्या होता है, ये पूरा टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने यहाँ पर क्लियर किया स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने इन्हें भी बिल्कुल डीपली यहाँ पर पढ़ा कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, यानी कि स्वर भी कितने टाइप्स के होते हैं और व्यंजन कितने टाइप्स के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार में हम जानते हैं वर्णों के आकार, वर्णों की आकृति, वर्णों की बनावट, वर्णों की उच्चारण को समझते हैं। तो हमने यहाँ पर यही सारी चीजें पढ़ी कि किस तरह से हम जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और उसके बाद हमने वर्ण किस तरह से बनते हैं, जैसे वर्णों के प्रकार क्या है, तो उसमें हमने स्वर और व्यंजन बताए। तो स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में एक तरह से जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये सब आपके स्वर हैं। और उसके बाद व्यंजन के लिए मैंने यहाँ पर बताया था कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि किसी भी व्यंजन का जब आप उच्चारण करेंगे तो उसके लिए आपको एक स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर क का उच्चारण करते हैं, क का उच्चारण करते हैं तो आपको अ का स्वर वहां पर आएगा, यानी कि क का जो उच्चारण है वो आप करेंगे अ के साथ। तो इस तरह से अगर आपका ये क है तो समझ लो कि ये क पूरा नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो पूर्ण व्यंजन जो बनता है वो इस तरह से बनता है तो ये है आपका पूर्ण व्यंजन, यानी कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? स्वरों की सहायता से करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने उच्चारण से लेकर, आकृति से लेकर, रचना से लेकर, बनावट से लेकर सारी चीजें हमने पढ़ ली थी वर्णों के विषय में। उसी में हमारा दूसरा अंग था शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है? इसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों की बनावट को समझते हैं और किस तरह से शब्दों की रचना की जाती है, किस तरह से शब्दों की उत्पत्ति होती है, किस तरह से शब्दों की बनावट होती है, इन सारी चीजों पर विचार करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है शब्द विचार। तो देखिए, हिंदी व्याकरण की कॉपी जो बच्चे लाए हैं, ठीक है, आगे से वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जो बच्चे नहीं लेकर आए हैं वो बच्चे बिल्कुल एक फ्रेश
पेज लेंगे अपनी रफ नोटबुक का और वहां से आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि इससे पहले का टॉपिक आप कर चुके हैं अपनी नोटबुक में, तो इसको बिल्कुल न्यू फ्रेश पेज से करेंगे एक नए टॉपिक के तौर पर शब्द विचार। शब्द विचार आप अपना टॉपिक डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद शब्द की परिभाषा। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि जो हमने भाषा पढ़ी तो उसमें हमने जाना कि भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मौखिक भाषा और लिखित भाषा मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। तो जो भी एक तरह से लिखित भाषा है वो क्या है? एक तरह से लिखित भाषा से ही हमने सारी चीजें सीखी है, शब्दों को बनाना सीखा है, उस शब्दों को शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सीखी है। तो यहाँ पर शुरुआत में हमने क्या कहा कि भाषा एक तरह से में शब्द एक अहम कड़ी होती है। किसी भी भाषा में जो शब्द होते हैं वो एक अहम कड़ी होती है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और उसमें से कोई शब्द जो है मिस हो जाता है या एक तरह से ऐसा निरर्थक प्रयोग हो जाता है तो आपको आपके वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं आता है। तो एक तरह से यहाँ पर भाषा जो है, शब्द जो है हमने कहा कि एक अहम कड़ी है और जिसका निर्माण किससे होता है? जिसका निर्माण किससे होता है? भाषा का निर्माण ध्वनियों के, शब्द का ध्वनियों के सार्थक मेल से, ध्वनियों के सार्थक मेल से। अब देखिए यहाँ पर मैं परिभाषा को बताने से पहले आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं, ताकि आपको ये परिभाषा समझ आ जाए। ठीक है, शब्द का निर्माण किससे होता है? ध्वनियों के सार्थक मेल से। जैसे मैंने क्या कहा? ह, ये क्या है? आप देख सकते हैं ह क्या है? ये आधा ह है, यानी कि ये पूरा नहीं है। ये यहाँ पर हमने स्वर का प्रयोग नहीं किया है। अब हम यहाँ पर स्वर का प्रयोग करेंगे। ह, ई, म, आ, ल, य। अब इसको कौन जोड़ पाएगा? कौन मुझे बताएगा कि क्या बनेगा ये शब्द? जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? क्योंकि मैंने आपको व्यंजन जो है बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, व्यंजन जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। तो ह और ई, ही, म और आ, ही, मा, ल, य। तो किस तरह से मेल होगा? देखिए, ही, मा, ल, य, हिमालय। क्या शब्द बना हमारा ये? हिमालय। तो इस तरह से शब्द का निर्माण होता है, इस तरह से शब्द का निर्माण होता है। तो क्या है शब्द? क्या है? एक या अनेक। देखिए सबसे पहले तो भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाषा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है शब्द, और एक या, परिभाषा लिखेंगे, एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को। एक या अनेक, जैसे मैं यहां पर लिखूंगी घ, र। ठीक है, अब देखिए क्या बना, घर। तो चाहे आप एक वर्ण लो घ, एक या अनेक वर्णों की अनेक ध्वनियों के सार्थक मेल को, स्वतंत्र तथा अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक तरह से आप देखेंगे ह की ध्वनि, इह की ध्वनि, म की ध्वनि, आ की ध्वनि, ल, अ। तो इन सभी का सार्थक मेल। अब देखिए सार्थक क्या होता है? सार्थक का अर्थ होता है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। सार्थक यानी कि जिसका संपूर्ण अर्थ आपको समझ में आ रहा है उसे कहते हैं सार्थक। ठीक है, तो अब देखिए जिसका निर्माण ध्वनियों के सार्थक मेल से होता है वो क्या कहलाता है?
शब्द, ठीक है। और जैसे सार्थक यानी कि जिसका अर्थ निकल रहा है, जैसे मैंने ही, माँ, अब मैंने सबको जब यहाँ पर जोड़ा तो क्लियर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये लिखा गया है हिमालय। क्या लिखा हुआ है? हिमालय, ठीक है। अगर देखिए मैं एक और शब्द लिखती हूं, इसको आप सॉल्व करेंगे। प आ, ठीक है, ड, क्या बनेगा इसका? इसका शब्द क्या बनेगा? क्या ये सार्थक ध्वनियां है? एक बार मेल करके देखिए इनका, क्या ये सार्थक है? क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? क्या कोई नया शब्द यहाँ पर बन रहा है? तो देखिए, प, इन दोनों को लेंगे प, फिर इन दोनों को लेंगे हा, ठीक है, और फिर इसको हम लेंगे तो क्या बनेगा? प, हा, ळ, पहाड़, ठीक है। क्लियर हो रहा है? जहां पर क्या होता है, ध्वनियों का सार्थक मेल होता है। देखिए, एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय, ठीक है, उसके बाद बताया घर, उसके बाद बताया पहाड़, और बाकी के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हवा, घर, काम आदि। तो ये सारे उदाहरण आप लिखेंगे इस परिभाषा को लिखने के बाद। तो यहाँ पर आप इस तरह से परिभाषा लिखकर इसको नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द की परिभाषा हमें क्लियर होती है कि शब्द किसे कहा जाता है, ठीक है। अभी तक वर्ण किसे कहते हैं ये हमारा क्लियर हुआ था, वर्णों के भेद हमें पता चले थे, और उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया है, व्याकरण का शब्द विचार। तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार में हम वर्णों की आकृति, वर्णों का आकार, वर्णों की बनावट और वर्णों के उच्चारण आदि पर विचार करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों एक तरह से का प्रयोग आदि के आधार पर उस पर विचार करते हैं। तो उसी के आधार पर हमने यहाँ पर शब्दों के अलग अलग भेद बताए हैं। अगर यहाँ तक नोट डाउन हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी शब्दों के भेद। भेद यानी कि टाइप्स, आप कह सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं शब्द, शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये आप यहां से जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने शब्द की परिभाषा पढ़ ली है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। उससे पहले देखिए, एक छोटा सा यहाँ पर एक और टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं शब्द भंडार, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इजी है। शब्द भंडार, भंडार का क्या अर्थ होता है? जहां पर हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करी हुई होती है। देखिए, कोई भी सामान हम क्या करते हैं, जब बाजार से लाते हैं तो कुछ मात्रा में हम उसे डिब्बों में भरकर रख देते हैं, और कुछ सामान जो होता है वो हम अपने भंडार गृह में रख देते हैं, यानी कि जब डब्बे में से खत्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल लेंगे और फिर हम यूज करेंगे। तो शब्द भंडार एक तरह से शब्द कोश इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। तो देखिए, किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। यानी कि चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उस भाषा के वे शब्द जो उसमें प्रयोग हो सकते हैं, चाहे वो फिर अंग्रेजी किसी भी भाषा के क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, अगर वो प्रयोग हो सकते हैं या हो रहे हैं तो वो उस भाषा का शब्द भंडार कहलाता है। यानी कि इस भाषा में इस चीज को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत बड़ा शब्द भंडार है इस भाषा का, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए, एक चीज लेकिन इनमें बहुत ज्यादा चीज एक खास है कि टाइम के साथ साथ
समय के साथ साथ ये जो चीजें हैं, ये जो नाम है, ये जो शब्द हैं, ये बदलते रहते हैं या फिर कुछ नए शब्द जुड़ते हैं, कुछ पुराने शब्द जो है हट जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अभी देखिए हमारे पास जैसे जैसे काफी दो जो हमारे साल जो पिछले बीते, इन 2 सालों में हमने काफी ऐसे शब्द हैं जो पहली बार सुने थे। देखिए वो शब्द थे, लेकिन हमने एक आम बोलचाल की भाषा में, एक कॉमन जो हमारी लैंग्वेज है आम बोलचाल की, उसमें हम बहुत कम उन शब्दों को सुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे काफी सारी चीजें हमने जानी, जैसे हमने लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन हमने शब्द सुना, क्वारंटीन हमने शब्द सुना, या फिर बहुत सारे दवाइयों के नाम, बहुत सारी चीजों के नाम कॉमन तरीके से, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कहीं और यूज नहीं होते होंगे, लेकिन अब वो हमारी भाषा में भी इस तरह से घुल मिल गए, इस तरह से बिल्कुल आ गए कि हमारी भाषा का जो है, हमारी भाषा में एक तरह से उसका शब्दकोश बढ़ गया। शायद उन चीजों को यहाँ पर भी कुछ कहते होंगे, लेकिन किसी और भाषा में जो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभ्यता के विकास के साथ साथ, यानी कि टाइम जब चेंज होता है, जैसे आप देखिए कंप्यूटर शब्द, जो आपके घर में बहुत बड़े बुजुर्ग होंगे, एक तरह से आपकी नानी, आपकी दादी, या उनसे भी जो आपकी बुढ़ी दादी, बुढ़ी नानी जो भी होंगी, उन्होंने शायद ही अपने टाइम पे ये शब्द सुना होगा, कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन आज ये बहुत ही आम हो गया है ये शब्द। और उनके टाइम पे, जैसे हमने यहाँ पर किलो लिखा है, नाप तोल की जो चीजें हैं, उनके टाइम पे कभी आप उनसे डिस्कस करेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द आप उनसे सुनेंगे कि आपको लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि आपने वो कभी नहीं सुने, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सभ्यता के विकास के साथ चेंज होती रहती है। जैसे अभी देखिए हमारे पास चलता है रुपया, ठीक है, अभी हमारे पास क्या चलता है, रुपया चलता है, नोट चलते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, इस तरह की चीजें चलती थी। ऐसा नहीं कि पैसा शब्द हमें नहीं पता है, लेकिन वो जो चीजें जो एक तरह से उस टाइम पे उन्हें बोला जाता था, उसके अलावा भी तो वो चीजें काफी अलग थी और जो अब प्रयोग नहीं की जाती है। और शायद तब कुछ ऐसी चीजें थी जो एक तरह से, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो तब प्रयोग नहीं की जाती थी, और तब कुछ ऐसी चीजें थी जो अब प्रयोग नहीं की जाती है। तो इस तरह से सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारे शब्द भंडार में शब्दकोश जो है बढ़ता रहता है। कुछ नए शब्द जुड़ते हैं, कुछ पुराने शब्द जो है हटते जाते हैं। तो इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, सबसे मेन टॉपिक पर हम आते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को कितने भागों में हमने बांटा है, शब्दों का, जैसे मैंने आपको बताया कि शब्द विचार में हम डिस्कस ही इसी टॉपिक पर करते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना करने की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें ही हम यहाँ पर सीखेंगे, और ये सबसे मेन टॉपिक है आपका शब्दों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला देखिए आप, शब्दों का वर्गीकरण जो यहाँ पर किया गया है, इसमें सबसे पहले आता है आपका अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, यानी कि कोई भी शब्द है तो उसका जो अर्थ निकल रहा है, उन अर्थों के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकार्थी शब्द, एकार्थी, एक अर्थ, एकार्थी यानी कि जिसका एक अर्थ निकलता हो, ठीक है, एकार्थी शब्द। उसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी यानी कि अनेक यानी कि बहुत सारे, ठीक है। और उसके बाद अर्थी यानी कि अर्थ, एक से अधिक अर्थ। पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है एक जैसे, एक जैसे जो अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आता है विलोम शब्द, ठीक है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम
एक एक करके अपने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरीके से आप देखेंगे बहुत कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। कुछ ही चीजें हैं जैसे विलोम शब्द, क्योंकि बहुत इजी होते हैं, दिन का रात, सुबह का शाम, सुख का दुख, विष का अमृत, ठीक है। तो इन चीजों को बच्चे याद रखते हैं। पर्यायवाची शब्द भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है दूसरा हमारा प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से क्या होते हैं शब्द, कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार से बताए हैं, तीन प्रकार के। कुछ सामान्य शब्द होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स, कुछ अर्ध तकनीकी शब्द जो अर्ध तकनीकी होते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं चीजों पर या उन्हीं जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, कुछ अर्ध तकनीकी शब्द होते हैं, कुछ सामान्य शब्द होते हैं। एक तरह के सामान्य शब्द यानी कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, तकनीकी यानी कि कुछ विशेष स्थानों पर कुछ विशेष चीजों के लिए बोले जाते हैं, अर्ध तकनीकी यानी कि उनको कभी कभी हम आम बोलचाल में भी बोल लेते हैं और कभी तकनीक के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा सबसे मेन पार्ट जो आता है आपका इतिहास की दृष्टि से। इतिहास की दृष्टि से आप यहाँ पर एक तरह से इसको आप कह सकते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, इसको आप कह सकते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति यानी कि इन शब्दों की उत्पत्ति हुई कहां से है, इन शब्दों का एक तरह से ये शब्द आए कहां से है, ठीक है, ये भाषा बनी कैसे है, ये शब्द आए कहां से है, इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से में। तो देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से भी यहाँ पर चार तरह के बताए हैं। तत्, सम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कई बार, और देखिए इजी भी होता है, और लेकिन आप देखेंगे ये हायर स्टडीज में भी जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तब भी आपके ये आता है तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देसी शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम, तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान, तत् अर्थात उससे, भव अर्थात उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर हमारी जो हिंदी भाषा है, आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। तो तत्सम और तत्भव, तत्सम उसके समान कुछ शब्द आपने देखे होंगे कि जो हिंदी में भी इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, ये आपके लिए रोज रोज आपके सामने आता है, गृह कार्य, ठीक है, गृह कार्य, इसमें गृह और कार्य दोनों ही शब्द क्या है, तत्सम है। तत्सम अर्थात बिल्कुल संस्कृत के शब्द है, कुछ भी चेंज इनमें नहीं हुआ है, तत्सम। लेकिन हम इनको हिंदी में यूज करते हैं, हम कहते हैं गृह कार्य, ये आपका गृह कार्य है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है, यानी कि गृह का अर्थ है घर, ठीक है, और कार्य का अर्थ है काम। घर के लिए जो आपको काम दिया जाता है उसे कहते हैं गृह कार्य। तो गृह और कार्य क्या है, तत्सम शब्द है। गृह और कार्य क्या है, तत्सम शब्द है। उसके बाद जो यहाँ पर तत्भव शब्द, वो क्या है, ये दोनों आपके तत्भव हैं, उससे उत्पन्न हुए, यानी कि संस्कृत से जिनकी उत्पत्ति हुई है उनको कहते हैं तत्भव। जैसे गृह से बना घर, कार्य से बना काम, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। सर्प, सर्प को हिंदी में क्या कहते हैं, हाथ खड़ा करेंगे जिसको भी पता होगा, सर्प को हिंदी में क्या कहते हैं, जीआईसी कुंभी चौड़, सर्प को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्प किसे कहते हैं जानते हैं आप? मैम स्वास्थ्य की मीनिंग पूछी आपने।
हाँ जी, मैम आपने देखिए कौन से वर्ड की हम मीनिंग पूछी? सर्प, सर्प। सांप। वेरी गुड। एक और शब्द, अश्व। अश्व को क्या कहते मैम घोड़ा। हैं? वेरी गुड। घोड़ा। तो इसमें से जो आपके, जैसे अश्व है, जैसे मैंने कहा सर्प है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि ये संस्कृत के शब्द हैं, अश्व, सर्प। लेकिन हम इनको क्या करते हैं? हिंदी में भी प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? यस मैम। हाँ। एक और शब्द मैं यहां पर बताऊंगी, ये क्या लिखा हुआ है? दुग्ध। का क्या अर्थ होता है हिंदी में? दूध। यस, गुड। तो ये भी आपका तत्सम शब्द है, यानी कि बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, और हिंदी में यानी कि जो इसको हम तत्भव कहेंगे वो होगा दूध। ठीक है। इसी तरह से ग्राम, ग्राम का अर्थ होता है, क्या होता है ग्राम का अर्थ? गांव। गांव। वेरी गुड। तो तत्सम जो शब्द है वो है ग्राम, संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसको जब हम तत्भव कहेंगे, तत्भव उससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, संस्कृत में ग्राम कहते हैं, यानी कि तत्सम, और तत्भव शब्द होगा गांव। इसी तरह से संस्कृत में दुग्ध कहते हैं और हिंदी में होगा दूध। वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चा, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। यस। तो इस तरह से हमने स्रोत, इतिहास की दृष्टि से दो सबसे महत्वपूर्ण, तत्सम और तत्भव, और कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये टॉपिक जो है आप हायर स्टडीज में कोई भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी तो आप क्लास 8 में ही है, लेकिन आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव जब आप एग्जाम देंगे, देखिए बेस तो यहीं पे क्लियर होता है हमारा, आगे जाके हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर हम अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो तब जाके हमें आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तत्सम और तद्भव में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आते देसी शब्द। ये देसी शब्द क्या होते हैं? हमने कहा उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति अर्थात कहां से आए, जहां से ये आए शब्द, ठीक है। कुछ है तत्सम, यानी कि कुछ तो संस्कृत से आए, किसी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई, कुछ है देसी। देसी यानी कि जैसे आपको पता है, हमने यहाँ पर जब भाषा के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा हमारा देश जो है बहुत अलग अलग तरह की यहाँ पर भाषाएं बोली जाती है। मतलब लगभग एक तरह से देखा जाए तो 100 तरह की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। हर एक जिले में, हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे उत्तराखंड में ही आप देखेंगे, जो हमारे दो अलग अलग मंडल हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर हम गढ़वाल की तरफ चले जाएं, थोड़े 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 क्षेत्रों के बाद अलग अलग जगहों पर, उत्तरकाशी की तरफ अगर चले जाएं तो वहां पर लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो जाएगी, पौड़ी में चले जाएं, आपके टिहरी में चले जाएं, या कहीं और इसी तरह से अगर कुमाऊं मंडल में अगर हम चले जाएं, चंपावत चले जाएं, या पिथौरागढ़ चले जाएं, या अगर हम एक तरह से नैनीताल चले जाएं, तो होती वो कुमाऊनी है, लेकिन क्या होता है तरीका बोलने का अलग हो जाता है। तो एक तरह से अब देखिए, जब हमारे उत्तराखंड में ही इतनी विविधताएं हैं, तो हमारे देश में तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग लोग हैं, तो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसी तरह से जो कुछ अलग अलग भाषाओं से, अगर देखिए पंजाब के लोग हैं वो क्या करते हैं, पंजाबी बोलते हैं। महाराष्ट्र के लोग हैं, उनकी अलग महाराष्ट्रीयन लोग हैं। तमिलनाडु, केरल, यहाँ के लोग बोलते हैं कन्नड़, मलयालम, इनकी अलग। बंगाल के लोग जो होते हैं बंगाली, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग भाषा है। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, ठीक है, बिहार के लोगों की अपनी अलग भाषा होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे देश में बहुत अलग 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 तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कुछ शब्द जो होते हैं वो एक तरह से जब हम हिंदी में उनका प्रयोग करने लग जाते हैं, जैसे पंजाब का अगर हम एक शब्द ले लें पगड़ी, तो अब हमें हिंदी में पगड़ी का जो अर्थ है वो हमें पगड़ी ही पता चलता है, यानी कि एक तरह से हमें लगता नहीं है पंजाब का शब्द है,
ये हम हिंदी का शब्द मानकर चलते हैं, यानी कि कुछ जो अपने ही देश की अलग अलग भाषाओं से आकर हमारी हिंदी में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं देसी शब्द। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है आपका विदेशी शब्द। तो कुछ जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। इस प्रकार अगला है हमारा रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार, शब्दों का वर्गीकरण। तो रचना यानी कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है। रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द। यौगिक जो एक और एक को मिलाकर बनाया जाता है वो यौगिक। योग रूढ़, कुछ योग कुछ रूढ़। रूढ़ यानी कि जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और उनका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए शब्दों के वर्गीकरण में। तो आज हमने एक तरह से आपको सारी जो हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दी है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन भी किया होगा, और एक बार घर से अगर हो सके तो इसको रिवाइज करके आइएगा। बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।